नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चैप्टर 4 है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इन शॉर्ट इसे बच्चे पीएमआई भी रीड करते हैं। अब इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सीधा ही एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। कोई भी आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी सुनने का कुछ खास फायदा होगा भी नहीं, सब फालतू की बातें हैं। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ और फिर उसी में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जैसे 1 2 3 से लेकर अगर एन टर्म तक हम सम करें, सबको ऐड कर दें, तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है n+1/2। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसीजर है जो किसी भी दिए गए फॉर्मूले को प्रूव करता है। मैथमेटिकल इंडक्शन 3 स्टेप का एक प्रोसीजर है, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। 3 स्टेप्स का एक प्रोसीजर है जो किसी भी गिवन फॉर्मूले को प्रूव करता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, फॉर्मूले को गलत क्या मतलब, फॉर्मूले को सही प्रूव करता है। जैसे बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिखा है 1 2 3 से लेकर एन तक, कि अगर हम एन टर्म का सम करें तो n+1/2 के इक्वल आता है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करता, दो चीजें होते हैं, बने हुए फॉर्मूले को चेक करना। जैसे अगर मैंने कहा कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, यहां पर मैं आपसे दो क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूं। एक तो ये हो सकता है कि मैं आपको कहूं बेटा ये वाला फॉर्मूला प्रूव करो कि ये वाली चीज इसके इक्वल होगी, मतलब इसे ड्राइव करो। डेरिवेशन होता है फॉर्मूले का, ड्राइव द फॉर्मूला, ड्राइव द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए 11th में आप आ गए हैं, कैसे करोगे आप? a+b में मल्टीप्लाई कर दोगे और मल्टीप्लाई करने पर आपको वो वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी, तो प्रूव हो गया। फॉर्मूले का ये होता है डेरिवेशन। एक होता है फॉर्मूले को चेक करना, चेक वेदर इट इज सही और नोट, इट इज करेक्ट और नोट, चेक वेदर इट इज करेक्ट और नोट। तो अगर आपको ये वाला काम मैं दूं, डेरिवेशन ना करवा कर मैं कहूं आपसे कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो शायद आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, ए और बी की कुछ भी सूटेबल वैल्यू ले सकते हो। जैसे ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 5 ले ली, दोनों वैल्यू यहां पर रख के चेक कर दो। सही आ गया तो आप कह देंगे सही है। एक आदि और आप ले सकते हैं, ए की वैल्यू 2 ले ले, बी की वैल्यू 9 ले ले, उससे वैलिडेट करके देख लें फॉर्मूले को, दोनों साइड सही आती हैं तो चेक हो जाएगा। तो ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन की जो मैं बात कर रहा हूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसीजर है 3 स्टेप का, वो प्रोसीजर किसी भी बने हुए फॉर्मूले को चेक करने के लिए है। ये फॉर्मूला बनाता नहीं है, बने बनाए फॉर्मूले को चेक करने का एक मेथड है। ये मेथड बहुत यूजफुल है, वहां पर यूजफुल है जहां एन टर्म्स में कोई फॉर्मूला दे रखा हो। 12th में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे पूरी 12th क्लास में, 4 नहीं 5, पूरी 12th क्लास में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर, जहां पर मैथमेटिकल इंडक्शन वाले फॉर्मूले का यूज होगा। मतलब इस प्रोसेस, फॉर्मूला तो नहीं कह सकते मैथमेटिकल इंडक्शन को, पूरा एक प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर को समझते हैं कि ये 3 स्टेप में कैसे चेक करता है किसी भी फॉर्मूले को। और यकीन मानिए कि अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं स्टार्टिंग के। हो सकता है 2 3 क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली हो, लेकिन जब आप इसे करेंगे धीरे धीरे, 4 6 क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा आएगा इसे करने में, क्योंकि बार बार एक ही काम रिपीट होना है इसमें। तो ये 3 स्टेप हैं क्या? सबसे पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन स्टेप। हालांकि नाम बुक में नहीं लिखे हुए, बट मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। वेरिफिकेशन मतलब हमें इस फॉर्मूले को n की सबसे छोटी वैल्यू के लिए, और इन जनरल n=1 के लिए हम चेक करते हैं। फॉर n=1 के लिए आप इस फॉर्मूले को चेक करेंगे कि n=1 के लिए ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म है। n=1 का मतलब है एक टर्म, n=2 का मतलब है 2 टर्म, n=3 का मतलब 3 टर्म। जैसे n=3 की मीनिंग समझो इसका, n=3 का मतलब क्या होगा, 3 टर्म होगी। 3 टर्म होगी तो लेफ्ट साइड वाली कितनी मिलेंगी, 1 + 2 + 3 कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। राइट साइड में भी n की वैल्यू आप 3 रख देंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 2 ये भी 6 मिल जाएगा। तो आपने इस तरीके से देखा n=3 के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ जाती हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि एक्चुअली n का मीनिंग क्या है। लेकिन
वेरिफिकेशन स्टेप में क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए इस फॉर्मूले को चेक करना है कि ये सही है या नहीं। और जब हमें किसी फॉर्मूले को चेक करना है वो सही है या नहीं, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड अलग देख लेंगे, राइट हैंड साइड अलग देखेंगे। तो n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है सिर्फ n की वैल्यू 1 का मतलब सिर्फ पहली टर्म। तो आप इसकी सिर्फ पहली टर्म उठा लो, पहली टर्म क्या लिखी हुई है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 हो गई, और तो उसे ऐड होना ही नहीं। जैसे n इक्वल टू 3 में पहली 3 टर्म ले ली थी हमने, n इक्वल टू 4 में पहली 4 टर्म ले लेंगे, n इक्वल टू 1 में क्या है, सिर्फ पहली टर्म ले लेंगे, तो पहली टर्म 1 है, LHS 1 आ गई। RHS की बात करके देखते हैं। RHS ये है राइट हैंड साइड, इसमें n की वैल्यू 1 रख के देखिए हमने, 1 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो आंसर 1 आया। यहां से भी हमने देखा LHS भी 1 है, RHS भी 1 है, दोनों सेम आ गई। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore it is true for n इक्वल टू 1। तो ये पहला स्टेप खत्म हो गया कि ये फॉर्मूला n इक्वल टू 1 के लिए सही हो गया। तो यही होता है वेरिफिकेशन स्टेप में कि आप फॉर्मूले को n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो आपने चेक कर लिया, और चेक करने में क्या होता है, LHS और RHS का यूज किया हमने, LHS अलग कैलकुलेट की, RHS अलग कैलकुलेट की हमने, और LHS और RHS दोनों सेम आ गई। LHS RHS जब दोनों सेम आ गई मतलब ये फॉर्मूला n इक्वल टू 1 के लिए तो सही है। ओके, फिर सेकंड स्टेप होता है, स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप है एजम्पशन स्टेप, आपको एज्यूम करना होता है। एज्यूम क्या करना होता है आपको, एजम्पशन स्टेप, आपको एज्यूम करना होता है कि ये फॉर्मूला n इक्वल टू k के लिए सही है। हमेशा 3 स्टेप ध्यान रखिए, सबसे पहले n इक्वल टू 1 आया, फिर अब हम n इक्वल टू k की बात कर रहे हैं, तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हमने ये एज्यूम किया है कि ये फॉर्मूला n इक्वल टू k के लिए सही है। तो अगर हम इसे n इक्वल टू k के लिए सही मान रहे हैं तो पूरे में n की वैल्यू k रख देंगे। फिर कोई LHS RHS का लफड़ा नहीं है इसमें, ध्यान देना इस बात पर। इसमें कोई LHS और RHS नहीं लिखनी है, n इक्वल टू k आपने यूज कर लिया, ये हो गया। ओके, तो स्टेप 1 तो क्या था कि n इक्वल टू 1 के लिए हम फॉर्मूले को चेक करते थे कि वो सही है या नहीं। तो जब हमें फॉर्मूले को चेक करना था तो हमने LHS अलग कैलकुलेट की, RHS अलग कैलकुलेट की, दोनों बराबर आ गए, तो वेरिफिकेशन हो गया कि n इक्वल टू 1 के लिए सही है। फिर दूसरे में हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि ये फॉर्मूला n इक्वल टू k के लिए सही है, तो इसमें कोई चेक करने वाली बात नहीं है। तो इसमें कोई LHS और RHS आप नहीं लेंगे। जब n इक्वल टू k के लिए हमने सही मान लिया तो n की वैल्यू k रख देंगे इसमें। ठीक है, n की वैल्यू आप इसमें k रख देंगे, n की वैल्यू k रखते ही ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, ये आपका दूसरा काम हो जाता है। तो इसमें कोई LHS RHS नहीं, सीधा क्या करोगे, n इक्वल टू k रख दोगे पूरे फॉर्मूले में, जहां भी n लिखा हुआ है उसकी जगह k लिख के पूरा नोट कर दिया आपने। उसके बाद तीसरा स्टेप, 2 स्टेप हो चुके हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है, हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर से इस फॉर्मूले को चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। n इक्वल टू जब k प्लस 1 का के लिए हम चेक करेंगे तो सेकंड स्टेप का यूज करेंगे वहां पर। सेकंड स्टेप का यूज कैसे करेंगे उसे आप अभी देखो। जैसे n इक्वल टू k प्लस 1 की हमने बात की, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 टर्म लिखनी होंगी हमें। पहली टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से आप k प्लस 1 टर्म लिखेंगे। ठीक है, k प्लस 1 टर्म तो आप लिखेंगे, लेकिन आपको सेकंड स्टेप का भी यूज करना है। अब आप सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में k तक की टर्म लिखी हुई है ना, k प्लस 1 से एकदम पहले ही तो k तक की टर्म आएंगी। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर पहले k तक लिखा और फिर k प्लस 1। इतनी बात क्लियर है। टोटल हमें n की वैल्यू k प्लस 1
लेनी थी। k+1 का मतलब है आप k+1 टर्म लिखेंगे। तो k+1 टर्म तो आपने लिखी, लेकिन k+1 से पहले k भी तो आएगा, तो इतनी टर्म हम लिख लेंगे। अब हमें यह पता है सेकंड स्टेप से कि 1 + 2 + 3 k तक इन सब का सम k × k+1 अपॉन 2 है। सेकंड स्टेप का आपने यूज किया यहां पर, और फिर प्लस k+1। ये लाइन कुछ क्लियर हुई आपको? फिर से सुनिए, 1 से लेकर k+1 टर्म लिखनी थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतना करिए, इससे एक पहली भी लिख लेंगे। kth टर्म आपने लिख ली, तो 1 से लेकर k तक की टर्म क्योंकि आप सेकंड स्टेप में भी लिखते हैं, इसलिए सेकंड स्टेप की ये वाली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी पूरी। तो इसको आप उससे रिप्लेस कर दें। 1 से लेकर k तक का सम k × k+1/2 के बराबर था, तो k × k+1/2 और फिर ये प्लस k+1 आपने लिख लिया। अब आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से यहां से k+1 कॉमन आता दिखाई देगा आपको। k+1 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा k/2 और +1 बच जाएगा। k/2 तो यहां से बचा, और जब k+1 कॉमन चला गया तो 1 वहां से बचा। अब k+1 इंटू यहां 2 एलसीएम लेंगे तो k+2/2 हो जाएगा। जैसे यहां पर 2 एलसीएम लेंगे आप, दोनों की मल्टीप्लाई कराते ही आपको मिलेगा k+1 k+2/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इतनी आ गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं राइट हैंड साइड यहां पर कैलकुलेट करके दिखाता हूं, स्पेस कम है बोर्ड पे इसलिए ध्यान से समझना। यहां लिख रहा हूं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी क्या करना है आपको, n = k+1 रख देना है। यहां पर n की वैल्यू k+1 रखो, n की वैल्यू k+1 रखते ही k+1 k+2 हो जाएगा मेरे भाई ये, क्योंकि जैसे ही k+1 और +1 करोगे तो k+2/2। तो LHS आया k+1 k+2/2, RHS k+1 k+2/2। तो इस तरीके से हमने देखा कि n = k+1 के लिए भी ये फॉर्मूला सही है। तो लिख दोगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = k+1। सो मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है। अब सुनना मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था पूरे, अब मैं बता रहा हूं, पूरा क्वेश्चन मैंने कर लिया, अब बताता हूं मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है। मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी फॉर्मूला n = 1 के लिए सही है, n = 1 के लिए सही है, तो n = k के लिए सही मानने पर वो n = k+1 के लिए भी सही आएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो फॉर्मूला n की हर एक वैल्यू के लिए सही होगा, हर एक वैल्यू यानी ऑल नेचुरल नंबर के लिए। सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां n क्या थे, नेचुरल नंबर होते हैं, हर क्वेश्चन में n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है। तो ये वाली लाइन तो आप हर क्वेश्चन के बाद में लिखेंगे ही। अभी हो सकता है ये क्वेश्चन कम समझ में आया हो, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक के अंदर से उठाया, ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 1 + 3 + 3² इस तरीके से 3 की पावर n-1 तक अगर आप ऐड करें इन सारी टर्म को, तो वो 3 की पावर n-1/2 के इक्वल आएगा। ये बात हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप n = 1 के लिए इसे चेक करेंगे कि ये वाली n = 1 के लिए सही है या नहीं। तो n = 1 के लिए जब लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड की सिर्फ पहली टर्म उठाना, बाकी क्या दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। पहली टर्म क्या है, 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गई। ओके, फिर आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड आप उठाएंगे, राइट हैंड साइड ये है, इसमें n की वैल्यू 1 रख दो। n की वैल्यू 1 रखते ही 3 की पावर 1-1/2, 3 - 1 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा LHS भी 1 थी, RHS भी 1 है। सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू फॉर n = 1। लिख दिया आपने।
इसीलिए ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सही होगी। तो ये पहला काम खत्म हो गया, हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। फिर आप दूसरा स्टेप लेंगे कि लेट अस एज्यूम, आओ एज्यूम करें। क्या एज्यूम करें भाई? दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। पिछले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम यही था। दूसरा स्टेप यही था कि एज्यूम कर ले ये n इक्वल टू k के लिए सही होगा। तो जब हमने इसे n इक्वल टू k के लिए सही मान लिया तो पूरे में n की वैल्यू k रख दो। कोई LHS RHS नहीं लेनी है, मैं फिर बता रहा हूं। सेकंड स्टेप में कोई LHS RHS नहीं लेनी है। पूरे क्वेश्चन में जहां भी n दे रखा है उसकी जगह k रख देंगे। k रखते ये 1 प्लस थ्री स्क्वायर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें इनकी जगह k रख दिया हमने। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम स्टेप 3 की तरफ, और यही होता है बस मेन स्टेप, n इक्वल टू k प्लस 1। यही प्रॉब्लम करता है हमेशा। ये दो तो बच्चे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद लिख लेते हैं। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड ली। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये वाली पूरी, बस इसमें n की जगह k प्लस 1 टर्म हमें लिखनी है। पहली टर्म 1, 3 स्क्वायर, और इस तरीके से आप आगे जाएंगे तो लास्ट टर्म बनेगी 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ध्यान से देखना, पावर बढ़ती जा रही है। पावर यहाँ 3 की पावर 0 मान सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से। n की जगह k प्लस 1 रखा हमने, k प्लस 1 और 1 माइनस 1 और आएगा तो कुल मिलाकर ये 3 की पावर k रह जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 की पावर k। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि आपको इससे पहले वाली टर्म भी लिखनी है यहाँ पर, और इससे पहले वाली टर्म होगी 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है ना? जैसे 2 से पहले वाली 3 की पावर 1 था, 3 की पावर 3 से पहले 3 की पावर 2 आएगा, इससे पहले ये आएगी, और इनको आप एक अलग ब्रैकेट में रखें। ध्यान से सुनते रहना सारा प्रोसीजर। अब ये वाली आपको ऊपर लिख के दिखाई देगी, ध्यान से देखो। 1 3 स्क्वायर और इस तरीके से 3 की पावर k माइनस 1 तक की ऊपर लिखी हुई है। तो ये वाली इन टर्म का सम उसके बराबर होगा। तो यहां से नोट करेंगे 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। ये वाली सारी तो उसके बराबर हो गई, और प्लस 3 की पावर k को हमने अलग रखा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये वाली को, ये जो थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये पूरी दोनों इक्वल है, तो इसको हटा के 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 रख दिया हमने। इतना काम कर लिया। अब इसके अपोन में आप 1 मान के एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 2 एलसीएम आएगा। ठीक है ना? यहां पर हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, और 2 की उधर मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 3 की पावर k हो जाएगा। अब यहां पर एक मिसकंसेप्शन सुनना, ये जो 2 इंटू 3 की पावर k लिखा हुआ है ना, इसे बच्चे 6 की पावर k लिख देते हैं। लेकिन मेरे भाई ये 6 की पावर k नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये 6 की पावर k? ये 6 की पावर के इसलिए नहीं होगा क्योंकि, आप एक बात बताओ, अगर मैं 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k करूं, अगर पावर सेम होंगी तभी तो बेस की मल्टीप्लाई होगी। जैसे 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 हो, तभी तो आप इसे 10 की पावर 3 लिखेंगे। अगर 5 की पावर 3 इंटू 2 अलग हो तो आप इसे 10 की पावर 3 थोड़े ना लिख देंगे। जब पावर सेम होंगी तभी बेस की मल्टीप्लाई होती है। यहां पर पावर सेम नहीं है तो बेस की मल्टीप्लाई भी नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो 2 इंटू 3 की पावर के को आप 2 इंटू 3 की पावर के ही रहने देंगे, उसे 6 की पावर के नहीं लिखेंगे। अब क्या होगा, ये जो माइनस 1 है इसे तो अलग रहने दो, क्योंकि यहां पर 2 इंटू 3 की पावर के, यहां भी 3 की पावर के। इन दोनों टर्म में से आप 3 की पावर के कॉमन लें। बहुत बारीक काम है इसमें, महीन काम है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक करने का है। ये दोनों टर्म सिमिलर थी, दोनों में से 3 की पावर के कॉमन लिया, यहां से 1 बचेगा और प्लस वहां से 2 बचेगा, और ये जो माइनस 1 है इसे अलग रहने दो और अपॉन 2। ओके, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद यहां पर ये 3 की पावर के इंटू 3 हो जाएगा, 3 की पावर के इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2। अब दोनों के बेस सेम हैं, दोनों के बेस सेम हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी।
3 की पावर k इंटू 3 करेंगे तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड पूरी। ये लेफ्ट हैंड साइड आप ले आए कंप्लीट करके यहां तक। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं, क्योंकि आगे और कुछ तो सिंप्लीफाई इसमें होना नहीं है। राइट हैंड साइड उठा के देखते हैं क्या है। राइट हैंड साइड ये लिखी हुई है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, और n की जगह k प्लस 1 रखना है, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों इक्वल दिखाई दे रही होंगी। LHS भी 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, RHS भी ये, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और आगे की कहानी सेम है। सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, और ये जब k प्लस 1 के लिए भी ट्रू आ गई, अब लिख दोगे आप अकॉर्डिंग टू PMI इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। हर क्वेश्चन में यही सेम काम होना है। कुछ ज्यादा समझ में आया होगा आपको पिछले के बजाय। एक क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हैं स्टेप बिल्कुल सेम वही रिपीट हुए हैं, बस ये चीजें चेंज होंगी। तो यहाँ पे एक बार और समझ लें कि जैसे ही आप n की वैल्यू k प्लस 1 तक तो लिखेंगे, लेकिन उसकी एक पहले वाली टर्म भी लिखेंगे। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि पहले वाली टर्म लिखते ही वो सेकंड स्टेप से कनेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप में k टर्म तक लिखी हुई है ना, और थर्ड स्टेप में लिखी है k प्लस 1 तक, तो k प्लस 1 वाली को एक और पहली टर्म लिखेंगे तो k टर्म तक हमें मिलेंगी, और ये वाली सारी राइट साइड से रिप्लेस करके उसकी उसके और उसके बाद कैलकुलेशन होगी। कहीं फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेंगे, कुछ कॉमन आने लायक दिख रहा है तो कुछ कॉमन लेंगे, इसके बाद की कैलकुलेशन परफॉर्म करके एलएचएस को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो इतना सिंप्लीफाई करके लिख लोगे आप। और जब एलएचएस कंप्लीटली आप सिंप्लीफाई कर सकें, फिर आरएचएस लो। आरएचएस में भी आरएचएस डायरेक्ट लिखी हुई है क्वेश्चन में, उसमें एन की जगह के प्लस 1 रख के आप उसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे और दोनों को बराबर ले आएंगे, एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इसमें एक तो यही कंफ्यूजन है कि बच्चे ऐसे देखते हैं जैसे पॉइंट लगे हुए हैं 1.2.3 2.3.4, तो ये पॉइंट्स नहीं है, ये इनटू का साइन है। इनटू जैसे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से है ये। ठीक है ना, तो ये टोटल एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4, इन सबको अगर ऐड करें तो ये मिलेगा। इस फॉर्मूले को भी हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में हम n इक्वल टू 1 लेते हैं। सबसे पहला काम यही है n इक्वल टू 1 लेने का। n इक्वल टू 1 लेकर इसे चेक करेंगे कि LHS और RHS दोनों इक्वल आती हैं कि नहीं। तो जब n इक्वल टू 1 लिख रहे हैं ना, तो LHS में यहाँ कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि n की वैल्यू ऐसे 1 रखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4, और फिर वहां जाके n की वैल्यू 1 रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, सिर्फ पहली टर्म। तो यहाँ की आप फर्स्ट टर्म उठा लेंगे। पहली टर्म क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 है, ये पूरी फर्स्ट टर्म होगी इसकी, क्योंकि टर्म तो प्लस या माइनस के साइन से अलग होती है। ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके से। तो टोटल हो जाएगा 6। लेफ्ट हैंड साइड 6 आ गई। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड वो है पूरी, उसमें आप n की वैल्यू 1 पुट कराएं। उसमें n की जगह 1 रखेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा n की वैल्यू 1 रखते ही, और अपॉन 4, और यहां से भी आंसर आ जाएगा 6। इस तरीके से आपने देखा LHS और RHS दोनों बराबर आ गई, तो आप लिख दोगे कि सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज ट्रू। बिल्कुल पेट लैंग्वेज है एकदम, हर क्वेश्चन में वही सेम लैंग्वेज यूज होनी है। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर दूसरा स्टेप होता है कि लेट अस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो n इक्वल टू k के लिए आप इसे ट्रू लेट कर लेंगे, ट्रू एज्यूम कर लेंगे कि है। तो पूरे फॉर्मूले में n की जगह k रख दो, यही तो करते हैं सेकंड स्टेप में। जो भी दे रखा है ओरिजिनली उसमें n की जगह k रख दो। पूरे को n की जगह k रख के एज इट इज नोट करोगे आप।
n की वैल्यू k, जहां भी n दिखाई दे k नोट करते रहना पूरे में। चलिए खैर, इतना आ गया, ये यहां तक पहुंच गए। ये स्टेप सेकंड है। फिर हमने लिया स्टेप थर्ड, यानी n इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, अब हम n इक्वल टू के प्लस वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड डिसाइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है पूरी, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है। उसमें n की वैल्यू k प्लस वन रखनी है, वन इंटू, इसी तरीके से आप चलेंगे और बाद में n की जगह k प्लस वन जब आप रख देंगे तो ये मिलेगा k प्लस वन, k प्लस टू हो जाएगा, इनकी वैल्यू k प्लस वन रखते हैं यहाँ पर, और ये k प्लस थ्री। इतनी हो गई। लेकिन मैंने यहाँ स्पेस इसलिए छोड़ा है कि हमें इससे पहले वाली टर्म भी तो रखनी है। यहाँ तो n की वैल्यू k प्लस वन रखी, पहले वाली में क्या होगा, n की जगह k रखेंगे, k रखते ही वो हो जाएगा k प्लस वन और जी k प्लस टू। वैसे भी बिल्कुल सीधी सी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप यही पूरा नोट कर सकते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सेकंड स्टेप की लेफ्ट हैंड साइड थी वही पूरी नोट की, और बाद में फिर n की वैल्यू k प्लस वन रख के यहाँ जो भी है वो लिख देंगे हमने। ठीक है, अब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जिसको मैंने अभी ब्रैकेट में स्टार्ट किया, ये तो सेकंड स्टेप की लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस पूरे को हम उससे रिप्लेस करा देते हैं। लिखा हुआ है k इंटू के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री अपॉन फोर, और प्लस के प्लस वन, के प्लस टू और के प्लस थ्री। इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद आप क्या करें, या तो एलसीएम लें या फिर देखें कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखो के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, ये सारी चीजें इधर भी हैं और वहां पर भी है, तो पूरा कॉमन आप ले सकते हो। कॉमन आ जाएगा के प्लस वन, के प्लस टू और के प्लस थ्री। ये आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां से के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री चला गया, के अपॉन फोर बचेगा, और प्लस यहां से वन बचेगा। अब इसमें भी आप फोर एलसीएम लेंगे तो ये के प्लस फोर बन जाएगा। और फाइनली जब आप के प्लस फोर अपॉन फोर लिखेंगे तो उस फोर को पूरे के अपॉन में ऐसे लिख लो, और यहां बन जाएगा के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री और नेक्स्ट के प्लस फोर। यहां तक पहुंचा लिया आपने लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ मल्टीप्लाई वगैरह मत कर देना, क्योंकि राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा देख लिया करो। अगर हमारी नजरें अपनी मंजिल पर होगी, बिल्कुल टारगेट पर नजर रखेंगे, तो क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। आपको पता चलता रहता है कहाँ रोकना है, यहाँ रोक दिया। अब उसमें राइट हैंड साइड वो है, राइट हैंड साइड यहाँ ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इस वाली में n की वैल्यू k प्लस वन रखेंगे। तो k प्लस वन रखते ही क्या क्या मिलने वाला है, k प्लस वन, ये k प्लस टू हो जाएगा, यहां k प्लस थ्री मिल जाएगा, n की वैल्यू k प्लस वन रखते ही ये k प्लस फोर हो जाएगा, और अपॉन फोर। देखना LHS और RHS दोनों सेम है क्या, तो बस दोनों इक्वल आ गई, तो LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज ट्रू। आगे के बिल्कुल सेम लाइन है, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। सो अकॉर्डिंग टू PMI इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। सो अकॉर्डिंग टू PMI इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। और उम्मीद है ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। स्टार्टिंग के आप ये तीन क्वेश्चन करेंगे अभी, उनसे कुछ थोड़ा सा समझ में आएगा, और फिर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे आप। जो एक्सरसाइज 4.1 की बात करूं मैं, एक्सरसाइज 4.1 के स्टार्टिंग के 8-9 क्वेश्चन तक आपको आसानी से हो जाएंगे, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं करते, और बाकी करके देखना जो भी है। फिलहाल वीडियो की लेंथ को देखते हुए इसे यहीं स्टॉप करते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है ना।